In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most benevolent of all, we start our today's lecture. To all my dear students and to all my dear viewers, I say Assalamu alaikum and salute to all of you. With quite a sad heart, I feel very dejected to say that it has been more than a year since this devastating pandemic of COVID-19 hit the world. We are still suffering from its effects, and it is still far from being over till date. As a result of this devastating scourge, nothing has suffered more than the academic activities of all the students. The schools, the colleges, the academies, and all other academic institutions have been closed off and on. There has been a situation of uncertainty. I still remember आज से कोई एक साल पहले 2020 मार्च 15 को जब लॉकडाउन लगा था, तो एज अ टीचर आई वाज होपिंग कि आफ्टर 1 वीक 2 वीक सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाएगी. 1 मंथ मैक्सिमम स्कूल्स खुल जाएंगे, एकेडमीज खुल जाएंगी और दोबारा से हम लोग बिल्कुल एक नॉर्मल तरह से अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकेंगे. और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स भी ये सोचकर उस लॉकडाउन में स्टडी नहीं कर रहे थे कि मैक्सिमम 1 मंथ 2 मंथ में स्कूल्स खुल जाएंगे, और जब स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, एकेडमीज़ खुलेंगी, तो फिर वो एक फ़िज़िकल क्लासरूम में नॉर्मल रूटीन में जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. लेकिन 1 हफ़्ता गुज़रा, 1 मंथ गुज़रा, 4 मंथ गुज़रे, 6 मंथ गुज़रे और अब 1 साल गुज़र चुका है और सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई. ऐसा कब तक चलेगा? ओनली द ऑलमाइटी अल्लाह नोज़. अगर हम अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि हम फिज़िकल क्लासरूम में जाकर ही स्टडी को स्टार्ट करेंगे, तो हम अफ्रेड हम अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं. हमें चाहिए जहाँ से भी हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिले, जहाँ से भी हमें प्रॉपर अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए हेल्प मिले, हम उसको गेन करें, बजाय कि हम इसी सोच में पड़े रहें कि जब फिज़िकल क्लासरूम में जाएंगे तो ही हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे. टाइम गुज़रता जाएगा और हमारा ही अपना ही लॉस होगा. इसी सिलसिले में मेरी तरफ से फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एक एफ़र्ट है, और वो एफ़र्ट ये है कि हम अपना 9th क्लास का कोर्स ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं. आई होप कि आप सारे इससे फ़ायदा उठाएंगे और इससे अपनी स्टडी में हेल्प लेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इंग्लिश ए के बारे में है. जो पंजाब टेक्स्ट बुक है आपकी इंग्लिश ए की, हम उसको कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई आप लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चंस हैं तो हम उसको भी टैकल करेंगे. जहाँ भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी, आई विल बी देयर एट योर सर्विस. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपनी बुक को स्टार्ट करें, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है मेरे तमाम अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कि जो बुक है उससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में, यानी लाहौर बोर्ड और दीगर बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, जो पंजाब के दीगर बोर्ड्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से आएंगे, वेदर वो सब्जेक्टिव होंगे और वेदर वो ऑब्जेक्टिव होंगे. अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाहौर बोर्ड 2018 का क्लास 9th का पेपर डिस्प्ले हो रहा है. इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंग्लिश ए का हम काम शुरू करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा सबसे पहले क्या काम आएगा. तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कौन से होगा. आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम द ऑप्शंस एंड फिल अप द बबल शीट्स. तो सबसे पहला काम जो आपने इंग्लिश ए में करना है वो है वर्ड्स के स्पेलिंग्स को मेमोराइज़ करना. पेपर में आपके सामने जैसे आप देख रहे हो, एक वर्ड आएगा MCQ में और उसके 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स होंगे, जिसमें से ऑब्वियसली 3 स्पेलिंग्स गलत होंगे, सिर्फ 1 स्पेलिंग्स ठीक होंगे. जैसे आप देख रहे हैं, एनवायरमेंटल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी द स्पेलिंग्स ENVIRONMENTAL आर द राइट स्पेलिंग्स. तो डियर स्टूडेंट, जब आप
इंग्लिश ए पढ़ेंगे तो चैप्टर में से हम कुछ वर्ड्स को मार्क किया करेंगे, उन्हीं वर्ड्स के आप स्पेलिंग्स याद किया करेंगे ताकि अगर एमसीक्यूज़ में वो स्पेलिंग्स आते हैं तो यू कैन टैकल इट बेटर। सिमिलरली ट्रेडिशन का वर्ड है, सो ऑप्शन ए बी सी एंड डी आर गिवन। अब जिस बच्चे ने अच्छी तरह से स्पेलिंग्स लर्न किए होंगे, ही और शी विल बी एबल टू से इन पेपर एंड मार्क द राइट ऑप्शन, जो कि ए है, TRADITIO एंड ट्रेडिशन। इसी तरह से आर्किटेक्ट, अनदर वर्ड आर्किटेक्ट। अब इसके स्पेलिंग्स आपके सामने गिवन है, द सी ऑप्शन इज द राइट वन, ARCHITECT। एंड देन द जर्नी इज द वर्ड, नाइन्थ जो आपका एमसीक्यू नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जर्नी इज द वर्ड जिसमें आप देख सकते हैं द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, JOURNEY। So the first thing that you have to do in your English A is to memorize the spellings of the words. We move on. Then the second जो आपको English A के बारे में चीज़ आएगी, that is choose the correct meanings of the underlined words. अब आपको एक word दिया जाएगा पेपर में और आपने उस word के नीचे जो ऑप्शंस होंगे उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है, वो वाला ऑप्शन जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल द वर्ड एलोक्वेंस मीन्स ऑप्शन ए फ्लुएंसी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्शन डी हेल्दी। इफ़ यू नो एलोक्वेंस को उर्दू में हम कहते हैं खुश बयानी, तो आपने नीचे से वही वर्ड चूज़ करना है जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। सो मैचिंग वर्ड आपने चूज़ करना है, ऐसा वर्ड जो मीनिंग में बिल्कुल सेम है। सो एलोक्वेंस और फ्लुएंसी दोनों का मीनिंग सेम है, सो द राइट ऑप्शन इज ए। आप समझ सकते हैं वीक ऑप्शन सेम नहीं है, वीक मीन्स कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, हेल्दी मीन्स सेहतमंद, तो एक ही वर्ड बचता है जिसका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट में आते हैं द वर्ड पेगन मीन्स। द वर्ड पेगन मीन्स, पेगन हम कहते हैं काफिर को जो ईमान ना लाता हो। तो नीचे ऑप्शन देखते हैं किसका मीनिंग सेम है। ऑनेस्ट नो, हार्ड नो, क्लियर नो, ओनली द राइट ऑप्शन इज डिसबिलीवर। सिमिलरली द वर्ड वायलेंटली मीन्स, वायलेंटली को उर्दू में कहते हैं बड़े ज़ोर के साथ, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन ए पोलाइटली नो, इसका मीनिंग ज़ोर से नहीं होता, पोलाइटली मीन नरमी से, स्लोली आहिस्ता से, फोर्सफुली ताकत से, ज़ोर से। सो वायलेंटली का राइट ऑप्शन फोर्सफुली। द वर्ड ग्रेजुअली मीन्स, ग्रेजुअली को उर्दू में हमेशा जब आप ये सिनोनिम्स से हम बोलते हैं, जितना ये जो काम हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिनोनिम्स। रिमेंबर सिनोनिम्स आर द वर्ड्स जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, जैसे एलोक्वेंस और फ्लुएंसी, दे आर सिनोनिम्स, क्योंकि दोनों का मतलब खुश बयानी है। जो बंदा अच्छी तरह से बात करता है उसके अंदर एलोक्वेंस होती है। इसी तरह से पेगन और डिसबिलीवर, दे आर सिनोनिम्स बिकॉज इन दोनों का मीनिंग सेम है। इसी तरह से वायलेंटली, फोर्सफुली, दे आर सिनोनिम्स बिकॉज इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो ग्रेजुअली का यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, द वर्ड ग्रेजुअली मीन्स ऑप्शन ए क्विकली, ऑप्शन बी स्पीडीली, ऑप्शन सी स्टेडीली, ऑप्शन डी फास्टली। सो द सी ऑप्शन स्टेडीली इज़ द राइट वन, क्योंकि ग्रेजुअली को हम उर्दू में बोलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। और ऑप्शन ए जो आप देख रहे हो क्विकली, दैट मीन्स तेज़ी से, स्पीडली तेज़ी से, फास्टली मीन्स तेज़ी से। तो सब जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग डिफरेंट है, सिर्फ एक वर्ड स्टेडीली जिसका मीनिंग सेम है। तो इस क्वेश्चन में हमने वर्ड्स जो हमें दिए होंगे उसका नीचे से हमने सिनोनिम चूज़ करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड काम जैसे कि आप समझ चुके हैं वो होगा वर्ड्स के सिनोनिम्स। हमें वर्ड दिया जाएगा और हमने उससे मैचिंग वर्ड जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, वी हैव टू चूज़ दैट वर्ड। सो ये दो काम हो गए जो आपकी इंग्लिश ए में से आएंगे। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले जो काम आपने करना है दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स। जब आप कोई भी इंग्लिश ए में से यूनिट पढ़ेंगे तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स को करना होगा। क्वेश्चन आंसर्स बच्चे आपको टोटल 10 मार्क्स के आएंगे, जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 8, 5 अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू 10 मार्क्स।
8 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 5 करने हैं, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और 10 मार्क्स के। 2 तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर यूनिट में से। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो वाइल रीडिंग होते हैं, जो यूनिट के अंदर में से होते हैं। जब आप हम जब स्टार्ट करेंगे अपनी इंग्लिश है, तो आप देखोगे कि हर चैप्टर के अंदर बॉक्स में क्वेश्चन दिए होंगे। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो साथ साथ बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे, आपने वो वाले क्वेश्चन भी याद करने हैं। और फिर जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यूनिट ख़त्म हो जाएगा, तो लास्ट में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे। तो 2 तरह के, एक वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और एक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस से मिलाकर टोटल आपको 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 5 करने हैं। सो ये 10 मार्क्स का ये काम होगा, बहुत ज़रूरी। अक्सर मैं इसके बारे में कहता होता हूँ कि दिस इज़ द फेस ऑफ योर पेपर। वाई इज़ दिस द फेस ऑफ द पेपर? बिकॉज जब आप अपना सब्जेक्टिव पेपर करोगे तो सबसे पहले जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पेपर का एक चेहरा बन जाएगा। इसको देख के एग्जामिनर को आइडिया होगा कि आपने कितना अच्छा पढ़ा हुआ है। तो हर अच्छे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो अपनी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करे, जैसे अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई सबसे पहले ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को फुली एंड कम्प्लीटली करें, सो दैट देयर आर मिनिमम मिस्टेक्स। अगर आपका यही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता है तो एग्जामिनर एक आइडिया कर लेगा कि आपको कितने अच्छे मार्क्स देने। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पेपर में ही आपका ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। भाई आपको पैराग्राफ्स आएंगे 3, और उन 3 पैराग्राफ्स में से आपने 2 को ट्रांसलेट करना है, ऑब्वियसली फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। 4 + 4 मार्क्स का ये काम होगा। 3 पैराग्राफ्स, उसमें से 2 पैराग्राफ्स को इंग्लिश से उर्दू में आपने ट्रांसलेट करना है। तो इसमें आपको चॉइस होगी, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आंसर्स में भी 8 हैं, तो आपने टोटल 5 करने हैं, तो चॉइस है 3 की। ट्रांसलेशन में भी आपके पास चॉइस होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होगा इंग्लिश ए में से, वो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। समरी आपने लिखनी है। हम जब पोएम पढ़ेंगे कोई भी, तो उसका आपने खुलासा करना होता है। मसलन आपने पोएम कोई भी पढ़ी है, जस्ट आपके सिलेबस में बड़ी फेमस पोएम डैफोडिल्स है, तो जब आप डैफोडिल्स पढ़ोगे तो आपको बताना है कि इस पोएम में पोइट ने क्या क्या बातें की हैं, उसको समराइज़ करना है। ये 5 मार्क्स का काम होगा। उसके बाद इसमें चॉइस होती है। इसमें चॉइस ये होगी कि आपको उसी पोएम में से कोई स्टैंजा दिया जा सकता है और आपने उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। सो चॉइस होगी कि इधर आप समरी अटैम्प्ट कर लो, या आप उसी में से कोई जो स्टैंजा है उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। लास्ट काम जो आपका इंग्लिश ए में से आएगा, दैट इज़ यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। आपको कोई वर्ड्स दिए जा सकते हैं, आपने उन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। इसीलिए फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे फर्स्ट है वर्ड इग्नोरेंस, तो आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, वी शुड एंड इग्नोरेंस। इस चीज़ में एक चीज़ अपने तमाम प्यारे से स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि जब आप यूनिट पढ़ रहे होगे, आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो है वर्ड्स को मार्क करना। वो वर्ड्स जो मुश्किल हैं, जिनके मीनिंग्स मुश्किल हैं, सबसे पहला काम आप उनके स्पेलिंग्स याद करेंगे, फिर आप उनके मीनिंग्स याद करेंगे, और तीसरा काम उन वर्ड से जुड़ा हुआ आप उनके सेंटेंस बनाएंगे। बच्चे जब आप पेपर में बैठ जाते हो, तब जाके अगर आप सोचोगे कि भाई इग्नोरेंस का क्या मैं वर्ड बनाऊं, कॉन्क्वेस्ट का क्या बनाऊं, सेक्रीफाइस का क्या बनाऊं, रिफ्यूज का क्या बनाऊं, तो वो पेपर का जो प्रेशर होता है उस वजह से अक्सर आप वो सेंटेंस बना देते हो जो रॉन्ग है। तो इसके लिए बेहतर है कि जब आप यूनिट पढ़ रहे हो तब से आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें। जब भी आप वर्ड को मार्क करें, आप उसको सेंटेंस में यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने इग्नोरेंस मार्क किया है तो आप उसका कोई ना कोई सेंटेंस बनाएं। और बच्चे बहुत ज़रूरी है कि आप सेंटेंस बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएं कि 4-4 लाइंस का, 2-2 लाइंस का, 3-3 लाइंस का आप सेंटेंस बनाएं, क्योंकि अगर आप लंबा चौड़ा बनाएंगे तो उसका भी एक नंबर है, और अगर आप एक छोटा सा सिंपल सा ईजी सा सेंटेंस बनाओगे तो उसका भी एक नंबर है। सो इट शुड बी योर कॉन्शियस एफर्ट कि आप जो भी वर्ड पढ़ें उसका ईजी सेंटेंस बनाएं। और डिफरेंट सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ड के आप 2 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें और फिर उसी को मेमोराइज़ करो। फॉर एग्जांपल अगर आपने इग्नोरेंस पढ़ा है तो आप इसका सेंटेंस माइंड में बना सकते हो, दैट इग्नोरेंस इज़ नॉट
गुड फॉर मैनकाइंड। छोटा सा सेंटेंस, वी शुड एंड इग्नोरेंस, ओके, आई हेटेड हिज इग्नोरेंस। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंस माइंड में बना सकते हैं। जब आप वाइल रीडिंग स्टडी करते हुए सेंटेंस बनाओगे तो पेपर में उनको मेमोराइज करके लिखना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं करेंगे, पेपर में बैठ के ही सोचेंगे, तो पेपर के प्रेशर की वजह से आप गलत सेंटेंस बना जाएंगे। सो दैट्स इट। अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है उसको एक बार देख लेते हैं कि इंग्लिश ए का जो हम करने जा रहे हैं उसमें से कौन सी चीज़ आएगी। नंबर 1 स्पेलिंग्स, एक वर्ड दिया होगा, उसके 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स होंगे और उनमें से हमने राइट स्पेलिंग को मार्क करना होगा। एमसीक्यूज में ही आएगा, 4 मार्क्स का ये काम होगा। उसके बाद जो दूसरा आपका काम होगा इंग्लिश ए से रिलेटेड, अगेन एमसीक्यूज में आएगा, दैट इज गोइंग टू बी वर्ड्स के सिनोनिम्स, यानी वर्ड्स के मीनिंग्स इन इंग्लिश। वर्ड दिया होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा। थर्ड चीज़ जो आपको इंग्लिश ए से रिलेटेड आएगी और वो सब्जेक्टिव होगी, एमसीक्यू में नहीं होगी, दैट इज़ गोइंग टू बी आंसर द क्वेश्चंस। आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये 10 मार्क्स का काम होगा। 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक वाइल रीडिंग जो यूनिट के अंदर से और एक एक्सरसाइज वाले। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका 4th काम होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। 3 पैराग्राफ्स होंगे जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 + 4 यानी 8 मार्क्स का ये काम आएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट काम है इंग्लिश ए से रिलेटेड, जो 5th आपका काम है वो है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। आप पोएम्स पढ़ोगे, आपके सिलेबस में बेसिकली 2 पोएम्स हैं 9th के सिलेबस में, और उन्हीं पोएम्स की आपने समरी करनी है, या उन्हीं पोएम्स के अंदर से कुछ स्टैंजा आ सकता है जिसको आपने सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ये 5 मार्क्स का काम आएगा। और जो लास्ट आपका काम है इंग्लिश ए से रिलेटेड, दैट इज़ वर्ड्स के सेंटेंस बनाना। तो आपको टोटल 6 वर्ड्स आएंगे, उन 6 वर्ड्स में से आपने 5 वर्ड्स के sentences बनाने हैं। So dear students, that's all. After this, inshallah, we are going to start our unit number 1, and I hope कि आप ये चीज़ें जहन में रख के यूनिट नंबर 1 को स्टडी करेंगे, so that you are well prepared for your examination, you are well prepared for your test. If the schools open, well, these online material is going to help you even in your physical रेगुलर क्लासेस, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्लासरूम में बैठे हो, किसी भी वजह से, अपने शरारती दोस्त की वजह से जो आपको इरिटेट कर रहा है, आप विंडो से बाहर देख रहे हो, या आप किसी बात से अपसेट हो तो आप टीचर की बात को इग्नोर कर देते हो। बट इन दिस ऑनलाइन वीडियोस इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल कि आप सम टाइम जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो उसको आप रिपीट कर सकते हो, उसे दोबारा सुन सकते हो, और जब आप इसको रिवाइज़ करोगे तो आप इसको साथ साथ सुनोगे तो ये वीडियोस आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। विद दिस आई टेक योर लीव and stay happy, stay blessed, all of you. Salute and Allah Hafiz.